क्या 13 साल के लड़के और लड़कियां पटाखे चला सकते हैं? आप सोचेंगे दिवाली पे। बिल्कुल जी हाँ। क्या वो पटाखे की फैक्ट्री में काम कर सकते हैं? और अगर वो पटाखे बनाने की फैक्ट्री उनके पिताजी की खुद की है, उनके घर की है, तो क्या वहाँ पे वो हाथ बंटवा सकते हैं? इन सारे सवालों के जवाब आप इस वीडियो में पाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हेमंत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्टडी विद हेमंत। मैं बता दूं कि रोज़ शाम को 7:15 बजे हमारी न्यू वीडियो आती है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और दोस्तों से ज़रूर बांटें। कमेंट्स में डाउट्स बिंदास होके पूछें, क्योंकि मैं जवाब ज़रूर दूंगा। दोस्तों आज का टॉपिक है पार्ट 7 ऑफ चैप्टर 9 फंडामेंटल राइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्विकली हम 2 से 3 मिनट में रिकैप करेंगे और फिर आगे चलेंगे। हमने पढ़ा था अब तक जो फर्स्ट एक्सप्लिसिट डिमांड हुई थी फंडामेंटल राइट्स की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895 में, वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा हुई थी, उनके विचारों के द्वारा। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, जिन्होंने भारत के लोगों से मेल खाते हुए फंडामेंटल राइट्स मांगे थे, उनकी मांग की। फिर कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया कराची सेशन 1931 में, जिसके प्रेसिडेंट थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो दिए गए हैं भाग 3 में, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। ओरिजिनली हमारे पास 7 राइट्स थे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें दिए, 7 फंडामेंटल राइट्स। वन इज राइट टू इक्वलिटी, देन फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आपके कोई भी किसी प्रकार का आपका शोषण नहीं होगा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन हो तो उसकी रेमेडी है, उसका समाधान है, कोर्ट जा सकते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो डिलीट कर दिया गया था लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट से 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। बाद में फंडामेंटल राइट जो ये था इसे लीगल राइट बना दिया गया 300A आर्टिकल ऐड करके भाग 12 में। फंडामेंटल राइट्स गारंटी करते हैं कि स्टेट आपके खिलाफ कोई भी मनमौजी मतलब आर्बिट्रेरी एक्शन ना ले, और ये सस्पेंड भी किए जा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, सिर्फ 2 आर्टिकल्स को छोड़ के, आर्टिकल 20 और 21। जस्टिसेबल है नेचर में फंडामेंटल राइट्स, आप कोर्ट में जा सकते हैं इनको लागू करवाने के लिए। यूएसए के बिल ऑफ राइट्स और हमारे फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल मेल खाते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो इनको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा गया है, मैग्ना कार्टा मैंने बताया था आपको, पुरानी वीडियोस को डिटेल में ज़रूर देखें कि सन 1215 में जो इंग्लैंड के राजा थे, किंग जॉन थे, उन्होंने कैसे लोगों पे अत्याचार किया। फिर बाद में उनके अगेंस्ट सारी प्रजा ने, मंत्रियों ने मिलके मैग्ना कार्टा एक रिटन डॉक्यूमेंट साइन किया इतिहास में पहली बार। फंडामेंटल राइट्स को डिफेंड किया गया हमारे संविधान के द्वारा। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इक्वलिटी की बात होती है। फिर उसके बाद ये अलग अलग राइट्स दिए हैं 15, 16, 17, 18 में क्या क्या है, स्क्रीन पे है, आप एक बार रीडिंग मारें और पुरानी वीडियोस को देखें। और 19 नंबर आर्टिकल गारंटी करता है 6 प्रकार के राइट्स, ए से लेके एफ तक। 19 क्लॉज 1, आगे सब क्लॉज ए से लेके एफ, ये अलग अलग राइट्स दिए गए हैं। ये राइट्स को आप इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस के साथ। वो लिमिटेशंस दी गई हैं, उनके ग्राउंड्स क्या हैं, उन लिमिटेशंस किस आधार पे वो लिमिटेशंस हैं, वो 19 क्लॉज 2 में दिए गए हैं। उसके बाद आर्टिकल 20 और 21 की बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट 20 क्या कहता है, आर्टिकल 20 कि आपको प्रोटेक्शन मिलेगी इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन। आपके ऊपर कोई आरोप लगता है तो आप उसको अपने आप को निर्दोष साबित कर पाएंगे, उसके लिए आपको पूरी सहायता मिलेगी, लीगल एड मिलेगी, प्रोसेस मिलेगा। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था 2002, उसने एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया और 21A आर्टिकल ऐड हुआ। इससे पहले 21 की बात करूं, 21 था प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो 21 नंबर में दिया गया है। आप घूम फिर सकते हैं, आपको जिंदगी जीने का अधिकार है। 22 आपको प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन। और 23 और 24 आपकी एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन से आपको कैसे बचाया जा सकता है। उसके बाद 25 से 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजन। 29 और 30 एजुकेशनल माइनॉरिटीज़ के एजुकेशनल राइट्स हैं माइनॉरिटीज़ के। 32 नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, डॉक्टर अंबेडकर ने इन्हें स्कोर सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। सुप्रीम कोर्ट 32 नंबर आर्टिकल के तहत रिट्स इशू कर सकती हैं फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाने के लिए। और उसके बाद बात करें हाई कोर्ट 226 के तहत, वो फंडामेंटल राइट्स के अलावा कोई और पब्लिक पर्पस हो, जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जन याचिका, उसके खिलाफ भी उसकी सहायता करने के लिए रिट जारी कर सकती हैं। 5 प्रकार की रिट दी गई थी, जिसको आपको एक्सप्लेन किया था। ये 5 रिट्स हैं।
पहली थी हैबियस कॉर्पस टू हैव द बॉडी, कि यू में हैव द बॉडी, आपके पास बॉडी है। किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ या पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ कि अगर किसी ने ज़बरदस्ती किसी को डिटेन कर लिया है तो कोर्ट इशू कर सकती है ऑर्डर, उसको रिहा करने के लिए कारण पूछ सकती है। आगे था मैंडामस। मैंडामस वी कमांड, भारत के लोग कमांड करते हैं। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल, कोई भी नीचे वाली लोअर कोर्ट, तो उनको हायर कोर्ट इशू कर सकती है ये रिट अगर उन्होंने अपना काम ढंग से नहीं किया। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, बिजली बोर्ड के एसडीओ ने अगर बिजली काट दी है आपकी, तो आप रिट लगा के उसको बहाल करवा पाएंगे, उनके खिलाफ एक्शन होगा। थर्ड जो थी प्रोहिबिशन टू फॉरबिड, ये इशू की गई थी हायर कोर्ट की लोअर कोर्ट के लिए कि बचाया जा सके लोअर कोर्ट के कि वो अपने दायरे से बाहर जाके काम ना करें, अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर। जैसे एग्जांपल दी थी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की, सतलुज यमुना लिंक के ऊपर अगर लोअर कोर्ट ने फैसला दे दिया जो उनके दायरे से बाहर है, तो बड़ी कोर्ट छोटे वाले ऑर्डर को वहीं बीच में रोक देगी कि आगे केस उनके हाथ में ना रहे। सर्टियोररी था टू बी सर्टिफाइड, कि नीचे वाली कोर्ट के ऑर्डर को बड़ी कोर्ट कैंसिल कर सकती है, टू क्वैश द ऑर्डर। लास्ट थी क्यू वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी एट वारंट, ये था कि अगर कोई भी पब्लिक ऑफिस में गैर कानूनी ढंग से कोई आके बैठ गया है तो कोर्ट उसको कैसे खाली करवा सकती है इस राइट के द्वारा, रिट के द्वारा। आगे है आर्टिकल 358, ये सस्पेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी, कि इमरजेंसी के टाइम पे सारे ये राइट्स कैसे खत्म हो सकते हैं। 359 उसका एक स्पेशल केस था कि राष्ट्रपति एक ऑर्डर के द्वारा इसे स्पेसिफिकली रद्द कर सकते हैं और आपका कोर्ट जाने का अधिकार भी रोका जा सकता है। सो फ्रेंड्स, ये थी रिवीजन, मेरे ख्याल से ख़त्म हो गई है। 4 मिनट फिर भी लग गए हैं, सो इससे फास्ट मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। अगली वीडियो में और कोशिश करेंगे और क्विकली। फीडबैक ज़रूर दें, तब मुझे पता लगेगा कि आपके लिए क्या सूटेबल है, क्योंकि अगर जनता जनार्दन खुश नहीं है तो फिर उसका कोई मकसद नहीं है भाई। कोई रिवीजन का मतलब नहीं, कोई रिवीजन शॉर्ट करने का मतलब नहीं। ये था आपका आर्टिकल नंबर क्वेश्चन नंबर 26, जो आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव है उसका ऊपर प्रतिबंध ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन के आधार पे आपके साथ कोई भी भेदभाव ना हो, ये कौन से फंडामेंटल राइट में क्लासीफाई किया गया है। ए बी सी डी 4 ऑप्शंस थे आपके सामने। IAS प्री 1995 का क्वेश्चन था ये, एंड इट्स आंसर वाज डी, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये फंडामेंटल राइट है जो कि आर्टिकल 15 में दिया गया है। और ये किसके अंडर आता है, राइट टू इक्वलिटी कैटेगरी में, जिसमें टोटल 5 आर्टिकल्स हैं, 14, 15, 16, 17, 18। ये 15 नंबर आर्टिकल है कि जो आपको किसी भी प्रकार के भेदभाव से रोकता है। किस आधार पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ इज अ फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन नंबर 27 एंड फर्स्ट वन ऑफ आर दिस सेशन, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वलिटी इज ग्रांटेड बाय 5 आर्टिकल्स। राइट टू इक्वलिटी 5 आर्टिकल्स के द्वारा दी गई है। वो 5 आर्टिकल कौन से हैं, अभी मैंने ऊपर वाली वीडियो में आपको बताया है, 14 से 18। सो आंसर इज सी। IAS प्री 2002 का भी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी एज एनश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नीचे दिए गए फंडामेंटल राइट में से कौन सा इंक्लूडेड नहीं है भारतीय संविधान में, राइट टू इक्वलिटी के अंदर जो आता है। ए, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के आगे सब बराबर है। बी, सोशल इक्वलिटी, सामाजिक तौर से बराबर है। सी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, बराबरी के मौके मिलेंगे। डी, इकोनॉमिक इक्वलिटी, मतलब आर्थिक तौर से सब बराबर है। आर्थिक तौर से सब बराबर नहीं हो सकते, बराबर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, मौका कि आप आर्थिक तौर से बराबर हो जाएं, लेकिन आप ऑटोमेटिकली आर्थिक तौर पे बराबर हों। भाई किसी की क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, उसने ज़्यादा मेहनत की है और आज वो ज़्यादा अच्छी पोस्ट पे है, तो ज़रूरी नहीं कि जिसने कम मेहनत की है उस टाइम पे यंग एज में ऐश की है सिर्फ, और उसको आज बराबर का ओहदा मिले, ये पॉसिबल नहीं है। तो वो आपको कमानी पड़ेगी। सो इकोनॉमिक इक्वलिटी, कानून के आगे सब बराबर है, इसको एक्सप्लेनेशन ये आपके सामने दी गई है। इकोनॉमिक इक्वलिटी फंडामेंटल राइट नहीं है, कानून के आगे सब बराबर। सामाजिक तौर पे सब बराबर, भी कोई छुआछूत नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। इक्वल अपॉर्चुनिटी, बराबरी के मौके हैं, लेकिन इकोनॉमिक इक्वलिटी ये फंडामेंटल राइट नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड इन द फैक्ट्रीज रिलेटेड टू हैजार्डस वर्क्स, सच प्रोहिबिशन इज। सो जो आपको स्टार्टिंग थी वीडियो की एक सस्पेंस वाला क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन, वो आपके सामने आ गया है कि आर्टिकल 24 क्या कहता है कि भारत की का संविधान प्रोहिबिट करता है, रोकता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चाइल्ड इन द फैक्ट्रीज, कि बच्चे जो काम करें फैक्ट्रीज में,
जो फैक्ट्री रिलेटेड टू द हैजार्डस वर्क, हैजार्डस मतलब जो हानिकारक खतरनाक काम है। सच प्रोहिबिशन इज व्हाट काइंड ऑफ प्रोहिबिशन? एब्सोल्यूट मतलब पूरी तरह से, बी पार्शियल थोड़ी सी है, सी रीजनेबल की उचित जो प्रोहिबिशन है प्रतिबंध है, डी मोरल नैतिक प्रतिबंध है। क्या है वो? ए दैट इज एब्सोल्यूट। आर्टिकल 24 क्या कहता है? नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू अ वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और एंगेज्ड इन एनी हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट। सच प्रोहिबिशन इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब पूरी तरह से प्रतिबंध है। मैं थोड़ा सा कुछ और एडिशनल ऐड करूं, ये मैंने आपके लिए ये रखा है, क्विकली इसको एक बार गो थ्रू हो। अंडर द इंडिया चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016, ये मॉडिफाई किया गया जब उसमें देयर इज कंप्लीट बैन ऑन एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन अंडर दी 14, जो आर्टिकल नंबर 14 इन एनी ऑक्यूपेशन, यहाँ पे अंडर 14 कहा गया, आर्टिकल 14 नहीं, उनकी उम्र 14 साल की, 14 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा है 24 नंबर आर्टिकल के तहत ये कहा गया है कि टोटली बैन है, किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे वो, विद नैरो एक्सेप्शन मतलब थोड़ा सा अपवाद है, थोड़ी छूट दी गई है। वो क्या है? वर्किंग इन देयर ओन फैमिली इंटरप्राइज, अपने घर की फैक्ट्री में काम कर सकते हैं। तो जो मेरा सवाल था कि क्या पटाखे बनाने की फैक्ट्री में काम कर सकते हैं अगर वो उनके पिताजी की या घर की फैक्ट्री हो? जी नहीं, वो हैजार्डस कैटेगरी में आता है, हानिकारक कैटेगरी में, वो नॉन हैजार्डस कैटेगरी में नहीं है। अगर कोई बच्चे, आगे देखिए, और एज चाइल्ड आर्टिस्ट एज एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स प्रोवाइडेड इट डज नॉट इंटरफेयर विद देयर स्कूलिंग एम्फेसाइज एजुकेशन एंड हेल्थ ओवर वर्क, मतलब उनकी पढ़ाई और उनकी सेहत वो काम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई देश का भविष्य है, आज ही कामकाज में अगर वो लग गए तो जो उनकी बुनियाद है, जो उनकी एक स्ट्रॉन्ग बेस बन सकता है, जिसके ऊपर वो ज़बरदस्त बिल्डिंग बनने वाली है, वो सारी नींव हिल जाएगी। तो अगर कोई पटाखे बनाने की फैक्ट्री है, तंबाकू बनाने की फैक्ट्री है, कोई भी ऐसा हानिकारक केमिकल का काम है, माइनिंग है, खुदाई है, खनन का काम है, बच्चे वहाँ पे काम नहीं कर सकते, चाहे वो उनके पिताजी की ही फैक्ट्री या जो भी वो उनके घर का ही काम क्यों ना हो, वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कोई और काम है, लाइक किसी के पिताजी बहुत ज़बरदस्त सिंगर हैं, तो बच्चा भी शाम को हारमोनियम मतलब हेल्प कर रहा है, उनको सीख रहा है, साथ में कर सकता है। लेकिन कंडीशन अप्लाइड, पता लगे उनके पिताजी उन्हें फोर्स कर रहे हैं कि भाई चलो शाम को रोज़ हारमोनियम बजाओगे मेरे साथ 2 घंटे, मेरी मंडली में साथ चलोगे, उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, अगर कोई कंप्लेंट जाती है तो पिताजी के खिलाफ एक्शन हो सकता है। भाई इंडिया में की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे जब तक पिताजी 2 चांटे ना लगा लें उनको यकीन नहीं होता है ये मेरी ही औलाद है। मैं सही हूँ कि नहीं, हमारी पीढ़ी ने तो ये देखा है भाई, आपका मुझे पता नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं किस किस को ये बात सही लगती है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30, विच प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द चिल्ड्रन? कौन सा फंडामेंटल राइट, कौन सा प्रोविजन फंडामेंटल राइट का दिया गया है जो सीधे सीधे रिलेटेड है बच्चों का शोषण, उससे संबंधित है? आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, सी आर्टिकल 23, डी आर्टिकल 24। मेरे ख्याल से सबको अच्छे से आंसर पता है, अब ऑलरेडी हम कर चुके हैं, दैट इज डी आर्टिकल नंबर 24। 24 नंबर याद रह जाएगा अच्छे से। आर्टिकल 24 कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, ये बच्चों को काम काज से रोकता है, फैक्ट्री, माइनिंग, एंगेजमेंट इन एनी अदर हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 31, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द चिल्ड्रन? बच्चों का शोषण, भाई क्लियर हो गया, रट गया अच्छे से। आर्टिकल नंबर 24, यूपीपीसी 2018। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना रिपीटेड है, इसलिए मैंने इसको आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ बताया। अमेंडमेंट कब हुई? 2016 में, ये याद रखें आप। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33, विच आर्टिकल अंडर द फंडामेंटल राइट्स इज रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द चिल्ड्रन? अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, 24 इज द आंसर, डी इज आंसर, यूपीपीसी 2012। क्वेश्चन नंबर 34, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज? तो भाई याद, नींद में उठा के कोई पूछे बच्चों का शोषण, आप बोलेंगे आर्टिकल 24, शोषण नहीं होना चाहिए, काट डालेंगे। सही है कि नहीं भाई? आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 35, चाइल्ड राइट्स आर प्रोटेक्टेड इन आर्टिकल ऑफ आईसीसीपीआर। आईसीसीपीआर का आर्टिकल की बात हो रही है, ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। अभी देखिए क्या है ये, लेट्स सी। ऑप्शन बी इज द आंसर, 24, आईसीसीपीआर, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है, एक संस्थान समझ लीजिए, जो सिविल और पॉलिटिकल, जो नागरिकों के
मतलब सिविल राइट्स हैं और पॉलिटिकल राइट्स, आपके राजनीतिक अधिकार हैं, उसके खिलाफ उसको संरक्षण देने के लिए, तो वो बचाती है चाइल्ड राइट्स आर्टिकल 24 के तहत। इंडिया में भी आर्टिकल 24, ICCPR का भी आर्टिकल 24, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36, इरेडिकेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन कम्स अंडर विच जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। जो हर प्रकार के जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव हैं, उनको जड़ से ख़त्म करना, वो किस जनरेशन में आता है? ह्यूमन राइट्स की। ह्यूमन राइट्स की जनरेशन, ये पहली बार सुन रहे हैं? इसके लिए भी मैंने कुछ आपके लिए काम का निकाला है, लेट्स सी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 3 जनरेशन्स हैं ह्यूमन राइट्स की। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? कार्ल वासक। दैट इज कैटेगराइज द राइट्स बेस्ड ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस आइडियल्स। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, जो फ्रांस के अंदर ज़बरदस्त आंदोलन हुआ, वहाँ के आइडियल्स हैं लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। जो हमने हमारे प्रियम्बल में 3 वर्ड्स लिए हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जो आज़ादी है, बराबरी है और भाईचारा, बंधुत्व, ये तीनों फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियल्स हैं, वहाँ से हमने लिए हैं। फर्स्ट जनरेशन किस पे फोकस करती है? ऑन द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, मतलब फ्रीडम और पार्टिसिपेशन। सेकेंड जनरेशन किसको कवर करती है? इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, मतलब आर्थिक और सोशल जो आपके राइट्स हो गए, कल्चरल राइट्स हो गए सामाजिक तौर पे, और आपकी संस्कृति के जो राइट्स हैं। इक्वलिटी और वेलफेयर की बात करती है कि बराबरी भी हो और साथ में सबका कल्याण हो। एंड जो थर्ड जनरेशन है, दैट डील्स विद सॉलिडेरिटी, कलेक्टिव राइट्स। सॉलिडेरिटी मतलब एक बड़े स्केल पे कलेक्टिवली राइट्स की बात की जाए। पीस, डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट। शांति तभी आएगी जब भाई सऊदी से लेके सारी मुस्लिम कंट्रीज़ बाकियों को भी ऐसा फील करेंगी कि धरती पे रहने वाले सब अलग अलग गॉड्स को मानने वाले सब बराबर हैं, सबका भगवान इक्वली इंपॉर्टेंट है। गॉड, जीसस क्राइस्ट, गुरु नानक, ईच एंड एवरीबडी इज इक्वल। तो भाई शांति, पीस आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा। डेवलपमेंट, सबका विकास होगा। इन्वायरमेंट टोटली बेहतरीन होगा क्योंकि एक कॉमन विचारधारा पे काम करेंगे। वाइल फर्स्ट जनरेशन जो है, राइट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द स्टेट ओवर रीच। अगेंस्ट द स्टेट मतलब वो स्टेट के खिलाफ हैं, तो नेगेटिव राइट्स हैं, किसी के अगेंस्ट हैं। सेकंड एंड थर्ड जनरेशन के राइट्स ऑफन रिक्वायर स्टेट एक्शन। वो चाहते हैं कि स्टेट कुछ एक्शन ले, स्टेट कुछ करे लोगों के लिए करे, कंट्री के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए कुछ करे, इसलिए वो पॉजिटिव राइट्स हैं। तो याद रहेगा, फर्स्ट जनरेशन स्टेट के अगेंस्ट है, इसलिए वो नेगेटिव राइट्स हैं। सेकंड और थर्ड जनरेशन क्या कहती है? वो चाहती है कि स्टेट कुछ एक्शन ले, तो वो पॉजिटिव राइट्स हैं, वो कुछ करवाने की बात करे, ना ही कुछ रोकने की। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर। अब चलते हैं हम आगे। देखिए दोस्तों, खाना पूर्ति कुछ नहीं होगी, हर टाइम काम की चीज़। अगर यहाँ पे मुझे लगा कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है 10 क्वेश्चंस के अंदर, 3 क्वेश्चंस हमने और निकाल लिए हैं, सिर्फ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जनरेशन, 3 क्वेश्चन हो गए। क्या है? फर्स्ट जनरेशन के राइट्स कैसे हैं? नेगेटिव हैं, वो पॉजिटिव हैं, क्यों हैं वो साथ में एक्सप्लेनेशन हमने देख ली। तो वीडियो की जो क्वालिटी है कंटेंट की, वो हमेशा बनी रहेगी। सिर्फ आपसे सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए कि आप थोड़ा पार्टिसिपेट करें, मतलब आगे बढ़ के दोस्तों से शेयर करें, थोड़ा सा मुझे भी हौसला मिले कि यस, इस एफर्ट की थोड़ी वैल्यू पड़ रही है। सो दोस्तों आगे चले। झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन था ये, एंड आंसर वाज बी। ये आपके सामने सेम क्वेश्चन। नाउ टाइम फॉर योर होमवर्क क्वेश्चन। अंडर व्हाट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड? छुआछूत खत्म कर दी गई है, किस आर्टिकल के प्रावधान के तहत? भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान है जिसके तहत अनटचेबिलिटी खत्म कर दी गई है? ऑप्शन ए आर्टिकल 14, बी 21 नंबर, सी 17 नंबर, डी 19 नंबर। सो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, डाउट्स पूछे बिंदास होके, एंड बने रहें अगली वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।